session we are going to learn about the DNA double helix. इसका मतलब DNA के दो strands spirally arranged है with respect to each other. बेटा तो ये प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट्स ने जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक. इसीलिए इस मॉडल को हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोल देते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड पर A है बेटा तो उसके सामने T प्रेजेंट होगा. अगर एक स्ट्रैंड पर T है तो उसके सामने A होगा. एक स्ट्रैंड पर C है उसके सामने G होगा. G है तो C होगा. इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी. कि मेरे पास दो ग्रूव्स बनते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये बहुत डीप ग्रूव है जिससे मैं बोल दूंगी कि ये मेजर ग्रूव है. ये क्या है मेरा मेजर ग्रूव. देख रहे हो ये कितना डीप है. और इस साइड बेटा ये जो ग्रूव है इसको मैं बोलती हूँ माइनर ग्रूव. तो इनके बीच का गैप है 0.34 नैनोमीटर. बेटा नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर. इसे याद रखना. अगर वो इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें देन इट विल बी -10 बेटा. इंपॉर्टेंट बेटा इस स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो बनाते हैं शुगर और फॉस्फेट. हमें पता है कि मेरे न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें थी, शुगर, फॉस्फेट और बेसिस. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session we are going to learn about the DNA double helix. बेटा जेनेटिक्स वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी देखते हैं कि डीएनए जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर हमने देखा कि वो एसिडिक है और वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है. बट इस स्पेसिफिक सेशन में हम बात करेंगे कि जो डीएनए है वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है. वो एग्जिस्ट करता है बेटा डबल हीलिक्स की फॉर्म में. इसका मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स स्पाइरली अरेंज्ड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और उसको हम बोल देते हैं, उस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोल देते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है. और बेटा डीएनए के डबल हेलिक्स को जानना एकदम से ऐसा नहीं था कि अच्छा हमने डीएनए देख लिया डबल हेलिकल है. बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके चलते उन सारे क्रिस्टेलोग्राफीज को, एक्सरेज को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी केमिस्ट्री को दिमाग में रखते हुए, उसकी स्टेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए धीरे धीरे हम इस डिडक्शन, हमने ये चीज डिड्यूस की कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो बेटा इस स्पेसिफिक सेशन में हम बात करेंगे डीएनए डबल हेलिक्स की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. हमने बोला कि ये डबल हेलिकल मॉडल बेटा दिया किसने. बेटा तो ये प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट्स ने जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक. इसीलिए इस मॉडल को हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोल देते हैं. ठीक है बेटा इन्होंने क्या दिया था, डबल हीलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था. हॉलमार्क्स ऑफ देयर proposition is the base pairing between the two strands. अब बेटा अगर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, एनसीईआरटी का, बोर्ड बेस्ड भी, कि अगर वो पूछे कि डीएनए जो हमारा डबल हेलिक्स है उसका हॉलमार्क क्या है, तो बेटा उसका हॉलमार्क ये नहीं है कि वो डबल स्ट्रैंडेड है, ये नहीं कि दो स्ट्रैंड्स हेलिकली अरेंज्ड है, नहीं. उसका हॉलमार्क एक्चुअली ये है कि जो मेरे बेटा दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में बेटा बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करती है. उनके बीच में क्या एग्जिस्ट करती है, बेस पेयरिंग एग्जिस्ट करती है. हम देखते हैं बेटा A बॉन्ड्स विद T, C बॉन्ड्स विद G एंड वाइस वर्सा. ये बेस पेयरिंग इज द हॉलमार्क ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंटैरिटी की कि अगर एक स्ट्रैंड पर A है बेटा तो उसके सामने T प्रेजेंट होगा. अगर एक स्ट्रैंड पर T है तो उसके सामने A होगा. एक स्ट्रैंड पर C है उसके सामने G होगा. G है तो C होगा. इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी. और ये बेस पेयरिंग ही डीएनए डबल हेलिक्स का हॉलमार्क है. अब बेटा ये जो आप देख रहे हो वो है हमारा डबल हेलिक्स. ठीक है. अब बेटा ये इस तरीके से कॉइल्ड है, इस तरीके से स्पाइरल फैशन में प्रेजेंट है कि मेरे पास दो ग्रूव्स बनते हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये बहुत डीप ग्रूव है जिससे मैं बोल दूंगी कि ये मेजर ग्रूव है. ये क्या है मेरा मेजर ग्रूव. देख रहे हो ये कितना डीप है.
और इस साइड बेटा ये जो ग्रूव है इसको मैं बोलती हूं माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव बनता है बेटा इनके ऐसे टर्न होने से, ठीक है। अब ये देखो, ये है मेरे बेस पेयर्स, यहां सबको नजर आ रहा है सी जी के साथ पेयर कर रहा है, फिर से सी जी के साथ पेयर कर रहा है। बेटा दो बेस पेयर्स के बीच का गैप है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, समझ रहे हो। अगर मैंने ये दो बेस पेयर्स लिए तो इनके बीच का गैप है 0.34 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर का मतलब होता है 10 to the power -9 मीटर, इसे याद रखना। अगर वो इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें देन इट विल बी -10 बेटा। तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर का एकदम ध्यान रखना। हमने बात की बेटा मेजर ग्रूव की, हमने बात करी माइनर ग्रूव की। ये आप देख रहे हो ए के ऑपोजिट टी, सी के ऑपोजिट जी, जी के ऑपोजिट सी प्रेजेंट है। दो बेस पेयर्स के बीच में ये बेस पेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है बेटा। ये जो स्टैकिंग है वही इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दो मेरे बेस पेयर्स के बीच का गैप है 0.34 नैनोमीटर बेटा, और जो इस चीज का बेटा ये डायामीटर है, ये आप जो आप देख रहे हो कि ये जो डायामीटर है ये है बेटा 2 नैनोमीटर। ये जो आप देख रहे हो ये है 2 नैनोमीटर। एक और चीज समझो बेटा, इसके एक टर्न के अंदर आते हैं 10 बेस पेयर्स। इसके एक टर्न के अंदर आते हैं 10 बेस पेयर्स। मुझे दो बेस पेयर्स के बीच का डिफरेंस पता है कि वो 0.34 10 to the power -9 मीटर है, जिसे मैं 0.34 नैनोमीटर भी बोल सकती हूँ, है ना। नैनोमीटर बेटा, नैनोमीटर याद रखना। अब मैंने बोला कि ये तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो 10 बेस पेयर्स कितनी जगह लेंगे इंटू 10 बेटा। तो मैं बोल दूंगी कि एक पूरे टर्न के अंदर कितनी लेंथ कवर हो जाती है 3.4 नैनोमीटर विच इज मेंशन्ड हियर। 3.4 नैनोमीटर विच इज मेंशन्ड हियर, ठीक है बेटा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, आगे देखिए। अब मैंने बोला कि जो मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक अरेंज्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाती है बेटा, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। इंपॉर्टेंट बेटा, इस स्ट्रक्चर की जो बैकबोन है वो बनाते हैं शुगर और फॉस्फेट। हमें पता है कि मेरे न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें थी, शुगर, फॉस्फेट और बेसिस। क्या तीन चीजें थी? शुगर, फॉस्फेट और बेसिस। एक और नया सवाल कि इस मेरे स्ट्रक्चर की बैकबोन कौन बनाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, शुगर और फॉस्फेट। और बेसिस का काम क्या है बेटा? बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, बैकबोन किसने बनाई है? ये मेरा फॉस्फेट है बेटा, ये मेरा शुगर है। ये मेरा फॉस्फेट, ये मेरा शुगर, ये मेरा फॉस्फेट, ये मेरा शुगर, मेरा फॉस्फेट, मेरा शुगर। बैकबोन किसने बनाई बेटा? फॉस्फेट ने और शुगर ने। बेसिस कहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा? अंदर की साइड। देख रहे हो, ये है बेटा मेरे नाइट्रोजनस बेसिस, ये है नाइट्रोजनस बेसिस। ए टी के साथ बॉन्ड कर रहा है सी जी के साथ, और बेटा ए और टी के बीच में दो बॉन्ड्स हैं, सी और जी के बीच में तीन बॉन्ड्स हैं। ए और टी के बीच में दो बॉन्ड्स हैं, सी और जी के बीच में तीन। और ये कौन से बॉन्ड्स हैं? ये हैं बेटा मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड्स हैं? मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बेटा अगर एक डीएनए की स्ट्रैंड 5' to 3' रन कर रही है तो दूसरी स्ट्रैंड हमेशा 3' to 5' रन करेगी। इसे हम बोलते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से एंटी पैरेलल प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है ये दोनों स्ट्रैंड्स? एंटी पैरेलल, कि अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 to 3 रन कर रही है तो दूसरी 3 to 5 रन करेगी, ठीक है। शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं, बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। बेसिस एक दूसरे से ये लिंक्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है बेटा। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। बेसिस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हमने ऑलरेडी देख लिया। आगे देखिए, राइट हैंडेड कॉइलिंग, द पिच ऑफ द हीलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। बेटा अब ये जो हीलिक्स है ना, इसकी कॉइलिंग राइट हैंडेड है। कैसी कॉइलिंग है बेटा? याद रखना, जो मैक्सिमम हीलिक्स जिस हीलिक्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है बेटा? राइट हैंडेड हीलिक्स है। इतना समझ आया? द पिच ऑफ द हीलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। बेटा पिच का मतलब है कि
एक टर्न के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। एक टर्न के अंदर आए थे 10 बेस पेयर्स और उसमें उसने कवर कर लिया था 3.4 नैनोमीटर। तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगी हमारी इसकी पिच। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर। एक बेस पेयर का प्लेन दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर ऐसे स्टैक करता है। ये स्टैकिंग इंटरैक्शन ही डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। अब मैंने आपको बताया कि हम बात करते हैं बेटा डीएनए की। अब बेटा डीएनए ना मेरे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जिस डीएनए की हम एक्चुअली बात करते हैं वो है मेरा बी फॉर्म का डीएनए बेटा। कौन से फॉर्म का? बी फॉर्म का। मैंने आपको बताया कि हमारा डीएनए हेलिक्स कैसा है बच्चा पार्टी? राइट हैंडेड है। अगर मैं ए डीएनए की बात करूं तो वो भी राइट हैंडेड है। अगर जेड डीएनए की बात करूं, पहले बेटा नीट में ये सवाल आया करता था जब एक्स्ट्रा पूछते थे कि जो मेरा जेड डीएनए है वो एक ऐसा डीएनए है जो कि लेफ्ट हैंडेड है। आगे देखो, हम देखेंगे यहां पर डिटेल में बी डीएनए को ही। बेटा ये बी डीएनए है जिसके एक टर्न में कितने बेस पेयर्स आते हैं? 10 बेस पेयर्स आते हैं। हेलिक्स का डायामीटर कितना है बेटा? बेटा डायामीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना डायामीटर है? पूरा चौड़ाई, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। इट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट कॉमन इन द क्रोमोसोम। ये वो डीएनए का फॉर्म है जो कि सबसे स्टेबल है और मोस्ट कॉमन है। अगर आप ए डीएनए देखो, इसके अंदर एक टर्न में 11 बेस पेयर्स आते हैं और ये इसका डायामीटर है। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, इसमें 12 बेस पेयर्स आते हैं एक टर्न में और 18 एंगस्ट्रॉम इसका क्या है? डायामीटर है। बेटा अब आप देखोगे कि जो जेड है वो कुछ कुछ बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करता है और कुछ कुछ यूकैरियोट्स के शॉर्ट स्ट्रेचेस में एग्जिस्ट करेगा। ए फॉर्म कहां है बेटा? इट इज फेवर्ड इन मेनी सॉल्यूशंस दैट आर रिलेटिवली डिवॉइड ऑफ वाटर। ये किसी सॉल्यूशंस में मिल जाएगा, बट बेसिकली हम जिस टाइप ऑफ डीएनए को स्टडी करते हैं it is this बेटा, it is this which is my B type of DNA. I hope कि DNA का बेसिक स्ट्रक्चर कि मेजर ग्रूव क्या है, माइनर ग्रूव क्या है, पिच क्या है, डायामीटर क्या है, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, कौन सा बेस पेयर किससे कॉम्प्लीमेंट्री है, उनके बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं, ये सब आप सबको समझ आ गया। और ये सारा प्रपोजिशन किसने दिया था बेटा? वॉटसन एंड क्रिक ने। बट उन्होंने ये सब कुछ किसकी हेल्प से दिया बेटा? रोजालिंड एंड फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसके रिजल्ट्स को यूज करते हुए वॉटसन और क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का, which is what we study today also. I hope you liked the class everyone. Thank you so much. I'll see you soon. Thank you.